अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। इसकी क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और साथ साथ में हम पैथोजेनेसिस और इसी तरह से जो ट्रांसमिशन है इसकी किस तरह से होती है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस के लैब में हम इसको इस स्ट्रेप्टोकोकस को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। जो फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया है ऐसे हम कहते हैं लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन। तो लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं कि लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सी कार्बोहाइड्रेट एंटीजन प्रेजेंट एंड द सेल वॉल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। ये सी कार्बोहाइड्रेट जो है ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस है इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इसी की बुनियाद पे हम स्ट्रेप्टोकोकस को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स। हम तकरीबन 20 ग्रुप्स में स्टेफाइलोकोकस को डिवाइड करते हैं। अब इनमें जो ग्रुप्स है उनको हम ग्रुप ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन इस तरह से नाम देते हैं। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है वो ये है ग्रुप ए, और फिर इसी तरह से ग्रुप बी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में जो ग्रुप डी है ये इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप ए में जो स्पीशीज है ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ग्रुप बी में एगेलेक्टिया, और जो ग्रुप डी है इसमें एंटीरोकोकस। फिर हम जो ग्रुप ए है इसको मजीद 80 सीरोटाइप्स में डिवाइड करते हैं। इस ग्रुप ए को हम 80 सीरोटाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ एम प्रोटीन। इस ग्रुप ए के साथ एम प्रोटीन चूंकि इनमें मौजूद होता है, तो इस वजह से हम इसी ग्रुप ए जो ग्रुप है तो इसको हम फिर 80 सीरोटाइप्स में तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं मजीद हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम प्रोटीन। तो ये थी लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन। लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन हम सी कार्बोहाइड्रेट के बेस पे हम करते हैं, जो कि एंटीजन है। एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है जो इम्यून सिस्टम जिसे रिकॉग्नाइज करता है, मतलब मॉलिक्यूल है या सब्सटेंस है बैक्टीरिया के ऊपर या बैक्टीरिया के सेल वॉल में, तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है ऐसे रिकॉग्नाइज करता है, तो इसी के खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो इसी सी कार्बोहाइड्रेट के बेस पे हम स्ट्रेप्टोकोकस को 20 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर इनमें 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, ग्रुप ए, बी एंड डी। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस। ये क्लासिफिकेशन हम हेमोलिसिस की बेस पे करते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई है अगर हम इसको ब्लड एगार में रख दें तो किस तरह से ये हेमोलिसिस कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए कि जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस। हेमोलिसिस के बेस पे हम करते हैं। अगर इसको ब्लड एगार में हम रख दें तो इनमें 3 ग्रुप्स है। एक है अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, दूसरा है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और द थर्ड वन इज गामा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये क्या करता है, तो अल्फा जो हेमोलिसिस है ये पार्शियल हेमोलिसिस यहाँ पे होती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ब्लड एगार या ये हमारे पास एक ब्लड एगार है, तो यहाँ पे अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया मैंने रख दिया, तो इनमें चूंकि ये ब्लड एगार है आरबीसीज होंगे, तो ये जो अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे कि इसके इर्द गिर्द कुछ आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी और कुछ की नहीं होगी। यानी कि कुछ ऐसे आरबीसीज भी होंगे जिसकी हेमोलिसिस बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि वो हेमोलाइज्ड होंगे। तो ऐसे स्ट्रेप्टोकोकाई को हम क्या कहेंगे, अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो यहाँ पे जो इसके इर्द गिर्द जो जोन बनेगा, मतलब इनमें कुछ आरबीसीज बिल्कुल इंटेक्ट रहेंगे, अपनी मेम्ब्रेन उसी तरह मेंटेन होगा क्योंकि उनकी हेमोलिसिस नहीं हुई थी। तो इस वजह से यहाँ पे जो कलर होगा जोन का वो होगा ग्रेनिश कलर अराउंड द कॉलोनीज, यानी इसके इर्द गिर्द जो जोन बनेगा तो वो ग्रेनिश कलर जोन होगा। इनमें एग्जांपल अगर हम देखें अल्फा हेमोलिटिक जो स्ट्रेप्टोकोकाई है इनमें 2 है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये है, और दूसरा जो है वेरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई। ये 2 अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। अच्छा, दूसरा देखें बीटा हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस में क्या होता है कि बीटा हेमोलिसिस में कंप्लीट हेमोलिसिस होती है। कंप्लीट हेमोलिसिस का क्या मतलब है, लेट्स सपोज अगर ये ब्लड एगार है तो यहाँ पे जो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है तो इसके इर्द गिर्द एक लिमिट तक, यानी एक हद तक ये इसके इर्द गिर्द जो जोन बनेगा तो इसके इर्द गिर्द सारे आरबीसीज क्या होंगे, ब्रेकडाउन होगी, इसकी हेमोलिसिस होगी। क्योंकि बीटा हेमोलिसिस में कंप्लीट हेमोलिसिस होती है तो इस वजह से इसके इर्द गिर्द सारे आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी, और जो जोन बनेगा वो क्लियर जोन होगा, यानी कि यहाँ पे कोई आरबीसीज नहीं रहेगा, तो यहाँ पे इस वजह से क्लियर जोन बनेगा। अब इनमें जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस को हम ग्रुप ए भी कहते हैं, और इसी तरह से स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया जिसे हम ग्रुप बी भी कहते हैं। तो ये थी बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जिनमें बीटा हेमोलिसिस होती है। बीटा हेमोलिसिस का मतलब है कंप्लीट हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। अच्छा, इसके बाद है गामा हेमोलिसिस। गामा हेमोलिसिस में क्या होता है कि जो गामा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है वो क्या करते हैं कि वहां पे कोई हेमोलिसिस नहीं होती। अगर हम इसको ब्लड एगार में रख दें, लेट्स सपोज ये ब्लड एगार है, यहाँ पे बैक्टीरिया है गामा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी आरबीसीज है तो इनमें कोई हेमोलिसिस नहीं होगी, तो फिर हम सच स्ट्रेप्टोकोकाई को क्या कहेंगे, गामा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब इनमें जो एग्जांपल है वो है इंटीरोकोकस। इंटीरोकोकस को हम ग्रुप डी भी कह सकते हैं, ग्रुप डी का नाम भी हम दे सकते हैं। तो हेमोलिसिस के बेस पे हमने 3 ग्रुप बनाए थे, एक था अल्फा हेमोलिटिक, दूसरा था बीटा हेमोलिटिक, और तीसरा गामा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। अच्छा, इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है।
ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब जब कोकाई का लफ्ज आया, इससे तो हमें साफ पता चलता है कि ये जो बैक्टीरिया ये सर्कुलर शेप होंगे, सर्कुलर बैक्टीरिया होगा, क्योंकि कोकाई का जो शेप होगा वो सर्कुलर या स्फेरिकल इन शेप होंगे। और जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो किस तरह अरेंज होंगे, अरेंज इन चेन और पेयर्स फॉर्म, यानी कि इसी तरह से एक चेन की फॉर्म में ये अरेंज होंगे। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, जिस तरह हमने स्टेफाइलोकोकस पढ़े थे, स्टेफाइलोकोकस वो क्लस्टर की फॉर्म में या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह, इसी तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये बिल्कुल इसी तरह चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और तीसरी बात ये कि कैटालेज नेगेटिव है। ये स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ये कैटालेज नेगेटिव है। अब कैटालेज क्या है? कैटालेज एक बायोकेमिकल टेस्ट है। कैटालेज एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि डिफरेंशिएट करता है बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। तो ये जो कैटालेज टेस्ट है ये डिफरेंशिएट करता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस के दरमियान। तो जो स्टेफाइलोकोकस है ये कैटालेज पॉजिटिव है, वाइल द स्ट्रेप्टोकोकस इज कैटालेज नेगेटिव। तो ये डिफरेंस है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है, ये जनरल प्रॉपर्टीज है। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं कि जिनमें स्ट्रेप्टोकोकस की ऐसी स्पीशीज भी है जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़े इनसे डिफरेंट है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है ये जनरल प्रॉपर्टीज है फॉर ऑल द स्ट्रेप्टोकोकस। तो लास्ट वन है सम आर एरोब्स एंड सम आर एनेरोब्स। इनमें कुछ एरोब्स होते हैं और कुछ एनेरोब्स होते हैं। एरोब्स का मतलब ये है कि जिनके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जो एनेरोब्स है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे विल ग्रो। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये ग्रो नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट है कि एंटीजन ऑफ बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो स्ट्रेप्टोकोकाई में एंटीजेंस है वो कौन कौन से है? सबसे पहले जो है सी कार्बोहाइड्रेट। सी कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया, जिसकी बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन की, जिसे हम लेंसफील्ड क्लासिफिकेशन या लेंसफील्ड ग्रुपिंग कहते हैं। तो सी कार्बोहाइड्रेट एक एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रेप्टोकोकाई में। और दूसरा जो है ये एम प्रोटीन। एम प्रोटीन ये ग्रुप ए में प्रेजेंट होता है। ग्रुप ए जो स्ट्रेप्टोकोकाई है तो प्रेजेंट इन ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी कि जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया भी है, तो इनमें ये एम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब एम प्रोटीन का क्या फंक्शन है? एम प्रोटीन का ये फंक्शन है कि इंपॉर्टेंट फॉर वायरुलेंस फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर है, मतलब कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाने में ये एम प्रोटीन हेल्प करता है। तो एम प्रोटीन का ये फंक्शन है। तो एम प्रोटीन एक एंटीजन भी है और इसी तरह से सी कार्बोहाइड्रेट भी एक एंटीजन है। अच्छा, इसके बाद है हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन। मोस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई आर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। ज्यादातर जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल फ्लोरा अपनी लोकेशन को चेंज करे तभी ये क्या करते हैं कि डिजीज काज कर सकते हैं। और जो कॉमन हैबिटाट्स है जो इन स्ट्रेप्टोकोकाई का, एस पायोजेनिस जो है ये स्किन में, मोस्टली स्किन पे प्रेजेंट है। स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी ये मोस्टली विजाइना में प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में एंटीरोकोकस फिशेलिस इंटेस्टाइन में, एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ओरोफेरिंक्स में, एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस माउथ एंड कोलॉन में। अब ये इनकी हैबिटाट थी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसमिशन। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये मेनली कैसे ट्रांसमिट होते हैं? मेनली बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए मेनली ये ट्रांसमिशन इसकी होती है। और दूसरी बात ये कि इन्फेक्शन आकर व्हेन बैक्टीरिया गेन एक्सेस टू टिश्यू और ब्लड। अब ये कब इन्फेक्शन काज करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, लेट्स सपोज ये बैक्टीरिया है, ये किसी टिश्यू में या किसी ऑर्गन या ब्लड में एक्सेस हासिल करे, यहां तक पहुंच जाए, तो फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे डिजीज काज करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे, यहाँ पे इन्फेक्शन काज होगी। मैंने पहले बता दिया कि ये मोस्टली जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। अगर नॉर्मल फ्लोरा अपनी लोकेशन पे प्रेजेंट है तो ये डिजीज नहीं काज कर सकते, लेकिन अगर ये नॉर्मल फ्लोरा डिजीज कैसे काज करेंगे? अगर ये अपनी लोकेशन को चेंज करे, लेट्स सपोज ये स्किन पे है, तो अगर ये टिश्यू में चला जाए या ब्लड में चला जाए तभी ये डिजीज काज करेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की हम क्लिनिकल फाइंडिंग या पैथोजेनेसिस को देखेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है ये किस तरह से डिजीज काज करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये 3 तरीकों से जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है ये डिजीज काज करते हैं। फर्स्ट वन इज पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, यानी कि जिनमें पस की फॉर्मेशन होती है, ऐसे इन्फ्लेमेशन जहाँ पे पस फॉर्मेशन होती है जिसे हम पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन या फिर हम इसे सोपोरेटिव इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कह सकते हैं। तो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन से काज कर सकते हैं। और दूसरी टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज। टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज कैसे काज करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स है जिसकी वजह से डिजीज काज होते हैं, तो टॉक्सिन के जरिए ये डिजीज काज कर सकते हैं। और लास्ट वन जो है ये है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन का मतलब है कि जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये भी काज करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि जो एंटीबॉडीज है ये अपने ही बॉडी में डैमेज, अपनी बॉडी के जो टिश्यूज है इसको डैमेज करना स्टार्ट करे, तो वो जो रिएक्शन है इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि जो पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन है वो कैसे काज होते हैं और इसी तरह से और भी। अच्छा, पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, लोकल इन्फेक्शन विद पस फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होती है कि
पस की फॉर्मेशन होती है। पस लोकल इन्फेक्शन मोस्टली ये कहाँ पे होती है, स्किन के ऊपर से ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और स्किन में फिर क्या होता है, पस की फॉर्मेशन होती है। तो पस की फॉर्मेशन ये स्ट्रेप्टोकोकस पस की फॉर्मेशन भी कॉज करते हैं। और जो वायरुलेंस फैक्टर है इनमें, जो वायरुलेंस फैक्टर है वो है एम प्रोटीन। अब एम प्रोटीन, ये मैंने बता दिया कि एम प्रोटीन क्या है कि एक एंटीजन है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इसको पेगोसाइटोसिस से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, पेगोसाइटोसिस। तो पेगोसाइटोसिस से ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। और इसी तरह से कैप्सूल ये भी एक वायरुलेंस फैक्टर है जो कि इसको, जो बैक्टीरिया है या स्ट्रेप्टोकोकाई है, इसको बचाने में हेल्प करता है इम्यून के जो सेल्स है। अब कैप्सूल सारे स्ट्रेप्टोकोकाई में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इसी तरह से कुछ एंजाइम्स है जो कि हेल्प करते हैं पाइजेनिक इन्फ्लेमेशन में, जैसे कि हियालुरोनाइडेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज और डीएनएज। ये एंजाइम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाइजेनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करने में। इसी तरह से डिजीज काज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिन्स, कॉमन क्लिनिकल डिजीज जो है, जो जिनमें इंपॉर्टेंट जो डिजीज है वो कौन कौन से है, उनमें सबसे पहले फेरेंजाइटिस है यानी कि सोर थ्रोट, सेलुलाइटिस है, एम्पिटिगो है, और साथ साथ में सेप्टिसीमिया, ये डिजीज भी स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिन्स काज करते हैं। इसके बाद है टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज। टॉक्सिन मीडिएटेड कौन कौन सी डिजीज है, यहाँ पे देखें जो स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिन्स है इनमें 5 किस्म की टॉक्सिन है। सबसे पहले जो है वो है पाइजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए। एक्सोटॉक्सिन ए क्या करता है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी काज कर रहा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी ये काज कर रहा था थ्रू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की वजह से ये जो स्टेफाइलोकोकस था वो यही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये एक्सोटॉक्सिन ए की वजह से ये डिजीज काज करते हैं। और दूसरा जो टॉक्सिन है वो है एक्सोटॉक्सिन बी। एक्सोटॉक्सिन बी एक्चुअली प्रोटीएज एंजाइम है, क्या करते हैं, काज टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो जिसको हम फिर कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फिसिएटिस, तो इसको ये भी कहा जाता है, और आल्सो कॉल्ड फ्लेश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोकस, इसे ये भी कहा जाता है। एक्सोटॉक्सिन बी की वजह से ये डिजीज काज होते हैं। अच्छा, एक और है स्ट्रेप्टोलाइसिन। स्ट्रेप्टोलाइसिन भी एक टॉक्सिन है जिसे हम हेमोलाइसिन भी कहते हैं, हेमोलाइसिन। अब ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन या हेमोलाइसिन है ये 2 किस्म के हैं, एक है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, दूसरा है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या है कि जो ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ऑक्सीजन सेंसिटिव है। ऑक्सीजन सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या करते हैं, काज बीटा हेमोलिसिस। ये बीटा हेमोलिसिस यही स्ट्रेप्टोलाइसिन की वजह से होती है। जिस तरह हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था अल्फा हेमोलिसिस यानी अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया, इसी तरह से बीटा हेमोलिटिक और साथ साथ में गामा हेमोलिटिक। तो जो बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया थे ये क्या कर रहे थे, बीटा हेमोलिसिस काज कर रहे थे, और इसी बीटा हेमोलिसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यही स्ट्रेप्टोलाइसिन और रिस्पॉन्सिबल है बीटा हेमोलिसिस के लिए। स्ट्रेप्टोलाइसिन भी बीटा हेमोलिसिस काज करता है, और जो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस है ये भी बीटा हेमोलिसिस काज करते हैं। लेकिन इनमें फर्क है कि ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजेनिक है, ये आप नोट कर ले कि स्ट्रेप्टोलाइसिन O is antigenic while the streptolysin S is non-antigenic। अब एंटीजेनिक का क्या मतलब है, एंटीजेनिक का मतलब है कि जो स्ट्रेप्टोलाइसिन है इनके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन O, जिसे हम फिर कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंटीबॉडी, जिसे शॉर्टकटली ASO कहा जाता है। तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसी स्ट्रेप्टोलाइसिन O के खिलाफ बन जाते हैं। तो दैट्स व्हाई जो स्ट्रेप्टोलाइसिन O है इज एंटीजेनिक व्हाइल स्ट्रेप्टोलाइसिन S इज नॉन एंटीजेनिक। तो ये फर्क है इनमें। और जो लास्ट वन है एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन क्या करता है, क्या काज करता है, स्कारलेट फीवर रैशेस। स्कारलेट फीवर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इनमें जो है जो टंग है वो स्ट्रॉबेरी की तरह दिखाई देता है, स्ट्रॉबेरी टंग में डेवलप, लाइक अगर आप टंग को देखें तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे कि स्ट्रॉबेरी आप ऊपर से देखते हैं। तो ये एक डायग्नोसिस यहाँ से भी आप कर सकते हैं इसी स्ट्रॉबेरी टंग, मतलब आप देखें तो आपको अंदाजा लग सकता है कि द पर्सन इज इन्फेक्टेड ड्यू टू एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। और ये जो एरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन है ये हम डेक टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेक टेस्ट ये आगे आने वाला है, इसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ये थी टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज। अब इसके बाद जो है ये है डिजीज ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बन जाते हैं
एंटीबॉडी जो बन जाते हैं वो क्या करते हैं कि जो टिश्यूज है या ऑर्गन है इसके खिलाफ, इनमें जो एंटीजन प्रेजेंट है इसके खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए थे फॉर बैक्टीरिया के लिए इसकी प्रोडक्शन हुई थी, लेकिन बैक्टीरिया अक्सर ऐसे होता है कि ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो ये फिर एंटीबॉडी क्या करते हैं कि अपनी ही बॉडी में जो टिश्यूज है या ऑर्गन्स है स्पेसिफिक टिश्यू, तो उसके खिलाफ जो एक्शन है वो करते हैं। जैसे इन टिश्यू में जो एंटीजन है तो इसी एंटीजन के खिलाफ ये लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो टिश्यू है या बॉडी है वहां पे टिश्यू डैमेज करते हैं। तो जो ऑटो इम्यूनिटी है या ऑटो इम्यून डिजीज है ये इस तरह से बन जाते हैं कि अपनी ही एंटीबॉडी क्या करते हैं, बॉडी में इम्यून रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के जो टिश्यूज है ये बिल्कुल डैमेज होते हैं। अच्छा, इनमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट डिजीज है, सिर्फ नाम आपने याद रखना है। जो पहला एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो मोस्टली अकर्स आफ्टर स्किन और थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन या थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ये इसके मतलब ये स्टार्ट होता है। ये पहले स्किन इन्फेक्शन होता है बंदे को, फिर थ्रोट इन्फेक्शन, इसी के बाद ये नमूदार होता है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिटेड इन किडनी। यहाँ पे क्या है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है ये कहाँ पे डिपोजिशन इनकी होती है, किडनी में इनकी डिपोजिशन होती है। मतलब कि जो एंटीबॉडी है उनका टारगेट साइट कहाँ पे होता है, किडनी में। यहाँ पे एंटीजन के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस है तो यहाँ पे बन जाते हैं। अब इनकी फीचर्स क्या है, तो फीचर में अगर हम देखें एडिमा भी काज हो सकती है, हेमाटूरिया भी हो सकती है और स्मोकी यूरिन। हेमाटूरिया मीन के ब्लड इन यूरिन, ये आपको नजर आएगा इसी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। तो हेमाटूरिया, स्मोकी यूरिन और एडिमा ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है इसी डिजीज के। दूसरा है एक्यूट रिमेटिक फीवर, ये अगर 2 वीक्स आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन। पहले थ्रोट इन्फेक्शन आपको होगा, फिर थ्रोट इन्फेक्शन के 2 हफ्ते बाद ये जो एक्यूट रिमेटिक फीवर है ये हो सकता है। अब इनमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर जो है ये फीवर है, कार्डिटिस है यानी कि इन्फ्लेमेशन इन द हार्ट वॉल, आर्थराइटिस जॉइंट्स में, स्किन नोड्यूल्स और ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है यहाँ पे एक्यूट रिमेटिक फीवर में।